हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और कैसे निकालते हैं और कैसा दिखता है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो अच्छे से जानते हैं कि z इक्वल टू क्या है, a प्लस आई बी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम जो होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जाने से पहले कि जिस तरीके से हम लोग रियल नंबर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते थे, क्लास 10 में हम लोगों ने देखा कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में नंबरों को पुट किया जा सकता था, करते थे हम लोग। क्या उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोई एक्सिस है, कोई कोई कोऑर्डिनेट है जहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर सकें? तो जवाब है हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक प्लेन है और उसे कहा जाता है आर्गेंट प्लेन। ठीक है, अब ये आर्गेंट प्लेन दिखता कैसे और किस तरह का होता है उसे देख लेते हैं। आर्गेंट प्लेन बिल्कुल कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह होता है। यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह दो लाइन होते हैं जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अलग नाम से इसे जाना जाता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में जिसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे, यहाँ पर उसका नाम होता है रियल एक्सिस, और जिसे हम लोग वाई एक्सिस कहते थे उसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कॉन्जुगेट के कंसेप्ट पे। z इक्वल टू मान लो 3 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये 3 जो वैल्यू है, अगर हम लोग इसे आर्गेंट प्लेन में पुट करना चाहें तो 3 को हम लोग यहाँ पर रियल एक्सिस में दिखाएंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पर होगा कहीं पर, और 2i जो वैल्यू है वो इमेजिनरी एक्सिस में दिखाया जाएगा, 1 और 2। मतलब ये जो पॉइंट होगा 3, 2, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर पुट कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आया। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग क्लास 10 तक ये जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का हम लोग इमेज तैयार कर सकते थे रिफ्लेक्ट करने के बाद, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम लोग इमेज बनाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना कि इमेज हमेशा हमें लोग विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो जब हम लोग 3, 2 का एक इमेज तैयार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और वो वैल्यू क्या होगा, 3, -2। अब चूंकि z इक्वल टू 3 प्लस 2i का पॉइंट ये था, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर रिवर्स में बात करें तो 3, 2 को हम लोग z इक्वल टू 3 प्लस 2i लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये 3, -2 से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यही ना लिखेंगे 3 - 2i। तो ये 3 - 2i जो वैल्यू आया ना, इसे ही कहा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये जो z था इसी का कॉन्जुगेट बना, z इक्वल टू 3 प्लस 2i था, इसी का कॉन्जुगेट हुआ 3 - 2i, और इसे हम लोग दिखाते हैं z बार से। तो कॉन्जुगेट किस तरीके से बनता है या कॉन्जुगेट क्या होता है, तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस जो इमेज मिलता है उसे ही कहा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है -4 - 3। अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर देखें तो क्या होगा, z1 इक्वल टू, मान लेते हैं z1 का नाम दे देते हैं, -4 - 3i। अब अगर इस पॉइंट का हम लोग इमेज तैयार करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा कोई पॉइंट और वो क्या होगा, -4, 3। ठीक है, अब अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो वो क्या बनेगा, -4 + 3i, है ना। तो इसे कहा जाता है z1 का कॉन्जुगेट। तो ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं या नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसे आर्गेंट प्लेन में पुट करो और पुट करने के बाद उसका इमेज निकालो, जो इमेज आएगा उसे ही कहा जाता है कि वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब इतनी सारी बातें तो हम लोगों को हर प्रॉब्लम में नहीं करना है। हर प्रॉब्लम में हम लोग शॉर्ट तरीका क्या अपनाएंगे, पूरा रिजल्ट, पूरे कहानी का रिजल्ट यही निकला कि चूंकि हम लोग इमेज तैयार कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, और अगर सिंपल आसानी के लिए कहें तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो जब हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, वाई वाले पार्ट का साइन चेंज होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा, दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो आपको अगर जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसका कॉन्जुगेट निकालने को कहा जाए तो सिंपल ये करना है कि उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। जैसे कि मान लो z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसे हम लोग दिखाएंगे z2 बार से और इसे हम लोग लिखेंगे 1 - i। z4 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 10 + 12i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z4 का बार 10 - 12i। अगर z5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू -3 - 7i,
तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z5 का बार -3 + 7i। तो कॉन्जुगेट निकालने का सिंपल तरीका क्या याद रखना है आप लोगों को, कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना, बस और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं कि अगर z = a + ib है, हम लोग तो डायग्राम से समझ गए आर्गन प्लेन में किस तरीके से कॉन्जुगेट का क्या बेसिक कंसेप्ट था, वो हम लोग समझ गए कि किस तरीके से कॉन्जुगेट बनता है। लेकिन प्रॉब्लम करते वक्त हम लोग हमेशा आर्गन प्लेन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिंपल याद रखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर अगर इसका कॉन्जुगेट निकालने को कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर बार लगेगा, ठीक है। और जब ये बार हटेगा तो उसके साथ साथ ये वाला साइन भी चेंज होगा। तो z बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, a - ib। ठीक है। तो आप लोग को ये बार राइट साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी किसी प्रॉब्लम में आएगा तो फिर बार को हटाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि साइन को चेंज करना है। तो z10 अगर मान लेते हैं -√3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z10 का बार क्या बनेगा, सिंपल जवाब -√3 - 2i, ये उसका जवाब होगा। ये हुआ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद भी करना है कि किसी भी z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर करोगे तो वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। कैसे, देखिए z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका हम लोग बार करते हैं तो z बार क्या बनेगा, a - ib। और अगर फिर से इसका बार कर देते हैं z बार के ऊपर बार, तो फिर क्या होगा, ये माइनस फिर से चेंज होगा, क्या बनेगा, a + ib। और a + ib क्या था, ये एक्चुअल में z था। ठीक है। तो z बार का बार फिर से डबल बार अगर करते हैं तो वापस हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यहाँ पर देखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है तो हम लोग क्या कहेंगे, z प्योरली रियल है, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर ib को हटा दो तो सिर्फ क्या बचा, रियल नंबर। ठीक है। तो अगर z = a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका z का बार क्या बनेगा, वापस वो भी ये a बनेगा। तो अगर z और z बार इक्वल हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, प्योरली रियल था। इसी तरह अगर z = -z बार होगा तो z को क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। अगर z मान लेते हैं -ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, z बार = +ib। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसे यहाँ पर देखो, इस पार्ट को z को माइनस इक्वल टू माइनस और ib की जगह पर, ये ib की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, z बार। ठीक। तो z = -z बार, तो ये कब होगा, जब z प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तब। नंबर 5 नंबर पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि अगर रियल पार्ट ऑफ z, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर है उसके कॉन्जुगेट के रियल पार्ट का, तो वो इक्वल होगा z + z बार बाई 2। चलो देख लेते हैं कि मान लो z = a + ib, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बार क्या होगा, ये होगा a - ib। अब अगर इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, z + z बार बाई 2। तो हम लोग जब z और z बार को ऐड करेंगे तो ib तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a और नीचे में 2 था तो क्या हुआ, a। अब a क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर z का भी रियल पार्ट है, और a क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का भी रियल पार्ट है। क्योंकि कॉन्जुगेट निकालते वक्त तो साइन चेंज होता नहीं है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन तो चेंज नहीं होता। ठीक है। नंबर 5 में अगर हम लोग देखें, इससे पहले नंबर 5 में ध्यान देते हैं। नंबर 5 में क्या कहा गया है कि अगर z - z बार बाई 2i किसके बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जैसे कि z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार = a - ib। ठीक है। अगर हम लोग z - z बार बाई 2i निकालते हैं तो जब हम लोग माइनस करेंगे z - z बार, ये दोनों अगर माइनस होगा, ib है ये, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2ib मिलेगा, और नीचे में 2i पहले से था तो ये i कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या मिला, b। अब b क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z का भी इमेजिनरी पार्ट है और उसके कॉन्जुगेट का भी इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नहीं कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट माइनस है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट है b। ओके। नंबर 6 में आओ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का जो कॉन्जुगेट होगा वो बराबर होगा दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम का।
नंबर 7 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का जो कॉन्जुगेट होगा वो इक्वल होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के डिफरेंस का। इसी तरह प्रोडक्ट में भी है और डिवीजन में भी है। नंबर 10 में आप लोगों को गौर करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, उसका कॉन्जुगेट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा प्लस फिर Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2 या फिर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का बार। ठीक, यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 आप लोग को याद रखना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में n है और उसके ऊपर बार है, तो बार को हम लोग अंदर कर सकते हैं और पावर को बाहर कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग 12 नंबर में, अगर z इक्वल टू FZ1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसके FZ1 बार के बराबर होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, इसे आप लोग नोट रखना, जब हम लोग प्रॉब्लम यूज करेंगे, जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहां पर ये सारे प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, अलजेब्रिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या क्या होता है? नंबर 1 में जैसे कि एडिशन करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे कि z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या z1 इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन, और z2 इक्वल टू ले लेते हैं a2 प्लस आई बी टू। अब अगर इन दोनों का हम लोग सम करते हैं तो z1 प्लस z2 क्या आएगा, तो रियल पार्ट को हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे z1 माइनस z2 तो क्या होगा, a1 माइनस a2 प्लस आई b1 माइनस b2। अब अगर b2 को आगे लिखते हैं और b1 को बाद में लिखते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें z1 z2 तो फिर क्या होगा, a प्लस आई बी इंटू सॉरी a1 प्लस आई b1 और a2 प्लस आई b2 करेंगे। इसी तरीके से डिवीजन के बारे में बात करें z1 बाई z2 तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस आई b1 और बाई z2 प्लस आई b2। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके अलावा अलजेब्रिक ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात किया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, एक है एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू क्या होता है, माइनस z। मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आपको लिखना है इसका एडिटिव इनवर्स होता है माइनस z और वो बराबर होगा माइनस a माइनस आई बी का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा, वो 1 बाई z के बराबर होगा। दो पॉइंट को नोट करना है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो यहाँ पर हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गेंट प्लेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लो z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं कि मान लो ये a और b है, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक a है और ये वाला लेंथ b है। ठीक है, वो इमेजिनरी एक्सिस में b को दिखाएंगे, रियल एक्सिस में a को दिखाएंगे, तो ये b है। ओके, तो ये जो लेंथ हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे ये क्या होगा, ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी लेंथ को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z ये इक्वल होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इक्वल टू माइनस a प्लस आई बी, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा इस यहाँ पर माइनस a कॉमा b। ठीक है ना, तो अगर इसका भी हम लोग अगर लेंथ निकालते हैं तो ये भी लेंथ क्या है, a है और ये लेंथ क्या है, b है, तो इसका भी मॉडुलस जब निकालेंगे ये लेंथ तो ये भी बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z1, मॉडुलस ऑफ z1 वो भी किसके बराबर होगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन जब हम लोग पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालेंगे इस ट्रायंगल में जो दिख रहा है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो जवाब है हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। अब a और b नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि z इक्वल टू मान लो -3 -4i है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ z, तो ये क्या होगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 25, मतलब 5 इसका जवाब हुआ। अब 3 नेगेटिव में है, 4 नेगेटिव में, हम लोगों को इस पे बहस नहीं करना है क्योंकि मॉडुलस मतलब हम लोगों को लेंथ निकालना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइथागोरस।
तो इस वक्त जब हम लोग पाइथागोरस के हेल्प से ये लेंथ निकालेंगे तो ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब मॉडुलस ऑफ जेड को दिखाते कैसे, तो मान लो अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ना कि मॉडुलस जब भी निकालने बोला जाए तो इस तरीके से दो लाइन वर्टिकल लाइन खींचते हैं जेड के अगल बगल, तो ये हुआ मॉडुलस ऑफ जेड। तो इसी तरीके से यहाँ भी खींचते हैं एक्स प्लस आई वाई। ठीक, अब अगर इस पार्ट का मॉड को हम लोग हटाते हैं तो फिर ये चेंज हो जाएगा रूट के अंदर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखाया जाएगा। ठीक है, मॉड जेड। अब ये वाला पार्ट आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से ये लाइन भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो z इक्वल टू 3 प्लस 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड z क्या होगा, ये इक्वल लिखेंगे हम लोग रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर मॉड z किसी किसी प्रॉब्लम में मॉड x प्लस आई वाई आपको दिया हुआ रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि मॉड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x और आई वाई, तो जब उसका मॉड हटेगा तो फिर रूट चढ़ेगा और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। इस बात को थोड़ा एक और एग्जाम्पल से देख लो। मान लो z इक्वल टू -5 -4i है, ठीक है, तो जब भी मॉड z लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, मॉड -5 -4i, ये पार्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी। अब ये मॉड z इक्वल टू क्या होगा, जब यहाँ का मॉड हटेगा तो रूट चढ़ेगा और रूट के अंदर सिर्फ 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर पुट करेंगे, और बाकी इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वो आप लोगों को याद रखना है। तो ये हुआ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, इसे आप लोगों को याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ z अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका दो वैल्यू हो सकता है। अगर मॉड z इक्वल टू 0 हुआ, कब होगा, जब z 0 होगा, और मॉड z ग्रेटर देन 0 होगा, कब, जब z का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो हमेशा मॉडुलस ऑफ z के नेगेटिव पार्ट से बड़ा होता है और मॉडुलस ऑफ z के पॉजिटिव पार्ट से छोटा होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि z इक्वल टू 3 प्लस 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो अगर इसका हम लोग मॉड निकालते हैं तो मॉड क्या होगा, रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 5। ठीक, अच्छा, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट हम लोग देखते हैं तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, वो बराबर है 3 का। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5, कोई शक तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 3 का वैल्यू -5 से बड़ा होता है और 5 से छोटा होता है। अब ये 3 एक्चुअल में क्या, ये 3 है रियल पार्ट ऑफ z, हम लोग को दिख रहा है, हम लोगों ने ऊपर लिखा है अभी यहाँ पर। और -5 क्या है, 5 तो मॉडुलस ऑफ z था, तो मतलब माइनस मॉड z है ये, और ये 5 क्या है, प्लस मॉड z है। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके मॉड के नेगेटिव पार्ट से बड़ा और उसके मॉड के पॉजिटिव पार्ट से छोटा होता है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट का भी कंसेप्ट है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में कौन है, 4, तो 4 क्या होगा, -5 से बड़ा और 5 से छोटा। नंबर 4 पॉइंट में बोला गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बराबर होता है उसके कॉन्जुगेट के मॉड का, बराबर होता है उसके नेगेटिव मॉड का, और बराबर होता है उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव मॉड का। ये पॉइंट नंबर 5 आपको याद रखना है कि z इंटू जेड बार हमेशा मॉड z का स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को आप लोगों को याद रखना है, प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करेंगे आज के वीडियो में ही। तो यहाँ पर देखो, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू a माइनस आई बी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू जेड बार, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर सम और डिफरेंस है दो कॉन्जुगेट नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सम में है और एक डिफरेंस में है, एक a प्लस आई बी है और एक माइनस आई बी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख ले, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे भी सिंपल बात है कि z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होगा, हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये और अभी भी हम लोगों ने लिखा कि इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, मॉड z इक्वल टू होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, तो जब रूट हट जाएगा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हुआ, वो बराबर हुआ मॉड z का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार किसके बराबर हुआ, मॉड z के स्क्वायर का। अब यहाँ पर देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल होगा दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट का। इसी तरीके से n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और सबका इंडिविजुअल अलग अलग दिखाया गया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉडुलस बराबर होगा दोनों के इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन का। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है।
कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का डिफरेंस लेस देन होता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सम या डिफरेंस के मॉड का, और वो लेस देन होता है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के सम से कम होता है। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 9, 10, 11, 12, ये 13, 14 ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। प्रॉब्लम हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट यूज होंगे थोड़ा एक एक करके कुछ कुछ प्रॉब्लम में। आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से पहले हम लोग पहले कुछ प्रॉब्लम को कर लेते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना 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 फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। बोला गया है कि प्रूव करो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। चलो हम लोग पहले इसका नाम रख लेते हैं। Z1 इक्वल टू 3 + 3i, Z2 इक्वल टू -3 - 3i, Z3 इक्वल टू -3√3 + 3√3i। ठीक है, ये सब क्या है? प्रूव पॉइंट्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सब मिलके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये सारे पॉइंट को हम लोग अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, मान लो कि Z1 यहाँ पर है, Z2 यहाँ पर है और Z3 यहाँ पर है। तो Z1 Z2 का जो लेंथ होगा अगर वो बराबर हो गया Z1 Z3 के लेंथ का, और अगर वो इक्वल हो गया Z2 Z3 के लेंथ का, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले चलो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। Z1 - Z2 नहीं, पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे आर्केन प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Z1 कहाँ पर पुट होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा 3,3। ठीक है, Z2 कहाँ पर पुट करेंगे हम लोग, -3 - 3i, यहाँ पर Z2 कहीं पर होगा -3 - 3, और Z3 -3 3√3i। चलो Z3 यहाँ पर पुट कर लेते हैं, -3√3, 3√3। अब हम लोग Z1 Z2 मतलब यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। Z1 Z2 मान लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं A, B और C। तो AB का लेंथ, AB क्या है, Z1 Z2, तो हम लोग रूट के अंदर ले सकते हैं ना। Z1 Z2 मतलब 3 + 3 6 का स्क्वायर और 3 + 3 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 72, 36 मतलब 6√2। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें BC के बारे में, तो Z2 Z3 का लेंथ, Z2 और Z3, तो Z2 Z3 का लेंथ क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा -3√3 + 3 मतलब 3 - 3√3 प्लस, और लिख सकते हैं हम लोग 3√3 - 3 मतलब 3 + 3√3 इसका स्क्वायर। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो इससे -2ab और इससे +2ab कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा हम लोगों को इस तरीके से मिलेगा 3a9 + 27, फिर यहाँ से भी मिलेगा 9 + 27, तो ये हो गया हम लोगों का 24, 54 और 18 72। तो ये भी इक्वल हो जाएगा 6√2 का। इसी तरीके से हम लोग ABBC और AC निकालते हैं अगर, तो AC का वैल्यू भी क्या आएगा, वो भी आएगा 72 ही आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 6√2। तो मतलब तीनों साइड AB, BC और CA ये तीनों आपस में इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तीनों पॉइंट आपस में मिलने के बाद क्या बना रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया, तो एरिया निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्लास 10 में हम लोग जानते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर √3/4 और साइड का स्क्वायर मतलब 72, इसको काट लेते हैं 18, तो ये क्या हो जाएगा 72√3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। इफ a + ib इक्वल टू दिस, प्रूव दैट a² + b² इक्वल टू ये। तो इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग मॉड भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मॉडुलस के प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दिया कि मॉड Z1/Z2, इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड, एक मिनट, इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z1/मॉड Z2। ठीक है, अलग से लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, तो हम लोग मॉडुलस से भी निकाल सकते हैं और इसे कॉन्जुगेट से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मॉडुलस से ही कर लेते हैं। मॉडुलस में करने के लिए ध्यान देना हम लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं,
कि जब भी मॉडुलस निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम लोग रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, उसके अलावा और किसी वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो फिर कॉन्जुगेट निकालते वक्त हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के इस रूट करेंगे, जैसे कि a प्लस आई बी दिया हुआ है इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालते तो क्या होगा, मॉड a प्लस आई बी इक्वल टू, ये तो रियल नंबर इसे हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, 1/2x स्क्वायर प्लस 1, और इसका अगर मॉड निकालते हैं तो x प्लस आई मॉड और ऊपर में स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसका मॉड हटेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 1, और जब इसका मॉड हटेगा तो क्या लिखेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाहर में स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 1। और अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यही प्रूफ करने को था हम लोग का, हो गया प्रूफ। अच्छा, स्क्वायरिंग करने से नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर। इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या करना है, z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय मॉड z1 माइनस z2 प्लस आई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दिया हुआ है। तो जैसे कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा कि इसे हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये z1 प्लस z2 प्लस 1 ऊपर में एक अलग मॉड कर लेते हैं और नीचे में z1 माइनस z2 प्लस आई नीचे में एक अलग मॉड कर लेते हैं। z1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस आई और z2 का वैल्यू क्या है 1 प्लस आई प्लस 1, ठीक, बाय मॉड z1 का वैल्यू 2 माइनस आई माइनस z2 मतलब माइनस 1 माइनस आई प्लस आई। ओके, ये ऊपर में क्या हो रहा है कि प्लस आई और माइनस आई एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहा है और नीचे में ये आई कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, तो ऊपर में क्या बचा मॉड 3 और नीचे में क्या बचा 1 प्लस आई मॉड के अंदर, है ना, 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस आई 1 माइनस आई बचा। अब रियल नंबर का मॉडुलस तो उसके बराबर ही होता है, वो होगा 3, और इसका मॉडुलस क्या होगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब जवाब क्या हुआ 3/√2। तो मेरे ख्याल से मॉडुलस के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ वीडियो को। नेक्स्ट क्लास हम लोग मॉडुलस के ऊपर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर और उसके प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने देखा उन सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सारी कंसेप्ट को मिलाकर प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करके उसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और आराम से सारी बातें समझ में आए। ओके।